Assalamu alaikum class. Today we will try to go through the character sketch of William Wordsworth, and we will also look at his first poem or one of the most popular poem names Ode to Intimation or Immortality. हम इस पोएम को देखेंगे इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी को और हम विलियम वर्ड्सवर्थ की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि बेसिकली दिस पोएम वाज रिटन इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में ये लिखी गई थी। फर्स्ट पार्ट जो था ही हैड रिटन द फर्स्ट पार्ट इन 1802 1802 में इसने लिखा, और लिखने के बाद इसने क्या किया, अपने वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड एस्ट्री कॉलरेज को उसने भेजा। फिर एस्ट्री कॉलरेज ने जब उसका रिस्पांस दिया तो उसके बाद उसने क्या लिखा, 2 साल बाद 1806 में उसने क्या किया, इसका सेकंड पार्ट लिखा और इसे कंप्लीट किया। अब 1802 से 1806 तक जो ये पोएम थी डेट रिमेन्ड इन प्रोसेस एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807, और 1807 को ये पोएम पब्लिश हुई। क्या है ये? इट इज एन इरेगुलर ओड। ओड क्या होता है? ओड में बी अ सॉन्ग, कोई सॉन्ग हो सकता है विच टेल्स अबाउट द पैशंस और इमोशंस ऑफ ए पर्सन। किसी इंसान के पैशंस या इमोशंस को बताने के लिए जो सॉन्ग होता है उसे हम ओड कह सकते हैं। इसके अलावा इरेगुलर ओड का मतलब ये है कि इट डजंट हैव एनी प्रॉपर राइम एंड रिदम। if one stanza is consist of a 5 line 7 line, on the very third line there will be 2 to 3 words। अब ना कोई लाइंस का पैटर्न है कि एक लाइन में अगर देर आर ओनली 6 वर्ड्स देन इन द वेरी नेक्स्ट लाइन देर विल बी 3 or 4 वर्ड्स। ना कोई वर्ड्स का सीक्वेंस है, इरेगुलर है, मीन्स फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। इसके बाद क्या है, ये 11 स्टेंजाज हैं इस पोएम में। 11 स्टेंजाज के अलावा 205 लाइन्स हैं और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टू 4 स्टेंजाज, 1 से 4 स्टेंजा जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 एंड थर्ड 9 to 11 स्टेंजाज। अंडरस्टैंड? Okay, now look at his biography, a short biography. क्या था? He was on the second number of 5 children। 5 बहन भाइयों में उसका नंबर दूसरा था। His father name was John Wordsworth and his mother name was Anne Coxon। उसके फादर का नेम जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर का नेम एन कॉक्सन था। He was born on 7 April 1770। उसके अलावा क्या था, वर्ड्सवर्थ हाउस में वो पैदा हुआ और उसका घर कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड ऑन द लेक डिस्ट्रिक्ट। शुमाली इलाका जात में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में। आगे नीचे उसके घर का एड्रेस है। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 8 years old। आगे क्या है, स्पेंट हिज फ्री डेज एंड समटाइम्स हाफ द नाइट इन स्पोर्ट्स एंड रैम्बल्स। अब अपना सारा वक्त वो किधर गुजारता था, खेलों में। रैम्बल्स होता है वॉक वंडर, घूमने फिरने में। उसके बाद also found time to read voraciously। voraciously means angrily, hungrily, greedily। ये basically it shows that how much he was fond of reading books। He tried to read the books of his young master William Taylor। उसके अलावा क्या, who encouraged him in his inclination to poetry। अपने मास्टर, अपने टीचर विलियम टेलर की वो बुक्स पढ़ता था जिससे उसका इंटरेस्ट पोएट्री में डेवलप हुआ। His father John Wordsworth died when he was 13 years। 8 साल में उसकी मदर की डेथ हुई, 13 साल में उसके फादर की डेथ हुई। He took his degree on 1791 at St. John's College, Cambridge। St. John College, Cambridge से 1791 में उसने अपनी डिग्री, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। एनेट वेलन के साथ इसका लव अफेयर था। who was impetuous and warm-hearted। Impetuous means crazy, crazy sort of girl, and warm-hearted, loving, kind। She was a crazy, a bit crazy ही आप कह सकते हैं इसे, and warm-hearted थी। Daughter of a French surgeon at Blois। ब्लॉइस में जो फ्रेंच सर्जन थे उसकी ये बेटी थी। और वर्ड्सवर्थ और एनेट जो थे दे बोथ प्लान टू गेट मैरिड।
अब उनके दरमियान जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे, शी वाज ए रॉयलिस्ट, शी वाज इन फेवर ऑफ रॉयल फैमिली, बट वर्ड्सवर्थ हैड अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। उसके अलावा आप देखेंगे कि वो ओल्ड कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और इनके दरमियान रिलीजियस डिफरेंस भी थे, बट in spite of all these differences, their love get nourished। तो उनका जो लव था वो परवान चढ़ा। एंड वर्ड्सवर्थ एंड एनेट हैड ए डॉटर नेम्ड कैरोलाइन, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कैरोलाइन है। अब वर्ड्सवर्थ के पास पैसे तो थे नहीं। आपको जितने भी पोएट्स और फिलोसफर्स मिलेंगे, कार्ल मार्क्स को देख लें, वर्ड्सवर्थ को देख लें, कीट्स को देख लें, दे हैव फेस्ड अ वेरी पैथेटिक फाइनेंशियल कंडीशंस। उनके माली हालात हमेशा से खराब रहे थे। The outbreak of war between England and France made it impossible for him to rejoin Annette until they had drifted so apart with sympathies that permanent union no longer seemed desirable। अब फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर एक जंग शुरू हुई, उस जंग की वजह से ये अब वापस अपने कंट्री इंग्लैंड में आ गया था। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी एनेट वेलन, जिसके साथ ये शादी करना चाहता था, वो फ्रांस में थी। वार की वजह से ये दोबारा वहां पे जा नहीं सका, और क्या इन दोनों का हमेशा के लिए एक होने का जो ड्रीम था, दैट डिडंट टर्न इनटू रियलिटी। उसके बाद हिज सफरिंग, हिज नियर कोलैप्स एंड द सक्सेसफुल एफर्ट्स एंड हिज शार्प break with his past to re-establish a saving intercourse with my true self are the experiences that underline many of his great poems। अब क्या है, उसकी सफरिंग्स, उसकी परेशानियां डेट ही हैड फेस्ड इन हिज लाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड का डिपार्चर, उसके जो माजी था उसके अंदर उसका जो दर्द था, क्या था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ चुका था, उससे बिछड़ चुका था, उसकी गर्लफ्रेंड का डिपार्चर उसकी लाइफ से, ये क्या हुआ, इन सब का रिफ्लेक्शन आपको उसकी जो ग्रेटेस्ट पोएम्स हैं आपको उनमें भी मिलेगा। अब द वर्ड पोएम एक्चुअली हैज टू प्रोनाउंसिएशंस, इसे पोम भी कहते हैं और पोएम भी कहते हैं। फिर क्या, रेस्टोन डॉर्सेटशायर में क्या था, वो अपनी सिस्टर के साथ रहना स्टार्ट कर दिया उसने, और उसकी सिस्टर का नाम क्या था, डोरथी। अब वो अपनी सिस्टर के साथ रहता था, and he had a good sort of relationship with his sister, and her sister was a source of inspiration for him. She was a source of confidence for him. At the same time, she worked as a secretary for Wordsworth। अब क्या था, वर्ड्सवर्थ सैमुअल कॉलरेज से मिला, और 2 साल बाद क्या था, एल्फॉक्सटन हाउस में वो शिफ्ट हो गया अपने पहले घर से। अब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलरेज, इन दोनों ने मिल के एक लिरिकल बैलेड पब्लिश किए थे, जिससे रोमांटिक मूवमेंट जो थी उसकी एग्जिस्टेंस हुई थी। अगर आपको कभी एमसीक्यूज आ जाए पीपीएससी में या कहीं भी कि हु हैड रिटन लिरिकल बैलेड्स, तो आप क्या बताएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ वर्कड ऑन लिरिकल बैलेड्स विद एस्ट्री कॉलरेज। इन दोनों ने मिल के विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, उन्होंने क्या किया था, लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। अब वर्ड्सवर्थ वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एस्ट्री कॉलरेज, तो एस्ट्री कॉलरेज का उसके ऊपर एक कमेंट था, वो देखिएगा, कहते हैं बेस्ट पोएट ऑफ द एज। एस्ट्री कॉलरेज ने उसे इस पूरी सदी का बेस्ट पोएट कहा था। एंड उन दोनों ने क्या किया था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएट्री जो थी, कुछ पोएम्स वो अनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीट रह जाती थी, तो उन्हें क्या करता था, एस्ट्री कॉलरेज उन्हें खत्म करता था, उन्हें कंप्लीट करता था। एंड दे हैड अ गुड सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप एज वेल। प्रोफेशनली भी वो एक दूसरे को बहुत हेल्प आउट करते थे, और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो क्या रही थी, दैट रिमेन क्वाइट प्रोमिनेंट। लेकिन जो इसने ये पोएम लिखी है, इंटीमेशन टू इमॉर्टैलिटी, कुछ लोगों ने तो इसे कहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। ऐसी पोएम ही किसी ने नहीं लिखी, इसे बहुत प्रेज की है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे हु राइट अगेंस्ट इट, उन्होंने इसे अच्छा नहीं समझा, उन्होंने इसके वर्ड्स के ऊपर, इसके सीक्वेंस के ऊपर, इसके थीम के ऊपर क्रिटिसिज्म की थी। इवन लॉर्ड बैरन ने तो इसे रिजेक्ट ही कर दिया था, इसके ऊपर कमेंट करने से मना कर दिया था। एट द सेम टाइम कॉलरेज वाज आल्सो अमंग दोज हु हैड क्रिटिसाइज्ड दिस पोएम। कॉलरेज ने भी इसे क्रिटिसाइज किया था।
ओके, ओड ओड मैंने आपको भी बताया था, एनी पीस ऑफ सॉन्ग, किसी सॉन्ग को आप ओड कह सकते हैं, विच टॉक्स अबाउट द पैशंस एंड इमोशंस, जो पैशंस और इमोशंस की बात करते हैं उसे आप ओड कह सकते हैं। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये इसकी पोएम का नाम है। इंटीमेशन कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सुजेशन और ए वार्निंग हो सकता है। ऑफ इमॉर्टैलिटी, लाफानियत, मैन इज मॉर्टल, इंसान को जवाल है, जिस चीज को जवाल ना हो, मॉर्टेलिटी ना हो, उसे हम कहते हैं इमॉर्टल। वो बताता ये है कि हाउ मैन कैन बी इमॉर्टल, इंसान हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता है। ही बेसिकली इंडिकेट्स टूवर्ड्स the beauty of nature, that if a man has enough capability to inhale the beauty of nature, then क्या होगा, he will be immortal, वो कभी मौत के करीब नहीं जाएगा। he doesn't talk about the physical death, he is talking about the spiritual death, कि उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा के लिए वो नेचर के अंदर समा जाएगा, रेदर मूविंग टूवर्ड्स हिज इटर्नल लाइफ। फिजिकली तो शायद वो मर जाए, लेकिन वो ही विल अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर, वो एक नेचर का हिस्सा बन जाएगा और नेचर को ज़वाल नहीं है। ओके, अब हम इसकी पोएम को देखने की कोशिश करते हैं, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, कि वो इस पोएम में कहता क्या है। वो कहता क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता है, देयर वॉज ए टाइम व्हेन मेडो ग्रोव एंड स्ट्रीम, देयर वॉज ए टाइम, एक वक्त ऐसा था, वॉज मीन था, मीन्स नो द टाइम हैज चेंज्ड, अब वो वक्त नहीं है। अगर वो अब की बात कर रहा होता तो यहाँ पे इज होता, देयर इज अ टाइम, बट नो, ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पास्ट, माजी की बात कर रहा है, इसलिए कहते हैं देयर वाज ए टाइम व्हेन मेडो ग्रोव एंड स्ट्रीम। मेडो किसे कहते हैं, ग्रासलैंड को, सब्जाजार को, हरे भरे खेत, मेडो हरे भरे खेत सब्जाजार। ग्रोव किसे कहते हैं, बंच ऑफ ट्रीज को, दरख्तों के गुच्छे, दरख्त जो हैं उनको। एंड स्ट्रीम, नदियां, आबशारें। कहता है एक वक्त ऐसा था कि देयर वाज ए टाइम व्हेन मेडो ग्रोव एंड स्ट्रीम, के सब्जाजार, दरख्त और आबशारें, नदियां। द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, अर्थ जमीन, एंड एवरी कॉमन साइट, कि मैं जो भी मंजर देखता था, टू मी डिड सीम, टू मी मुझे, डिड सीम वो ऐसे दिखाई देता था, एप्रेल्ड इन सिलेशियल लाइट, एप्रेल्ड कवर्ड घिरा हुआ, एप्रेल्ड ड्रेस को कह सकते हैं पहना हुआ, इन सिलेशियल लाइट एक हेवनली लाइट को, सिलेशियल लाइट कहते हैं उस डिवाइन लाइट को जिसे हम उर्दू में नूर कहते हैं, एक नूरी रोशनी, एक हेवनली लाइट। क्या कह रहे हैं पोएट, पोएट इज एक्चुअली रिकॉलिंग द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहा है कि व्हेन ही वाज बोर्न, वो जब पैदा हुआ था तो वो क्या करता था, द मेडो ग्रोव स्ट्रीम, वो जिस भी चीज को देखता था, ख्वाह वो दरख्त होते थे, ख्वाह वो सब्जाजार होता था, नदी, जमीन या कुछ भी होता था, तो वो हर चीज को क्या था, एक डिवाइन लाइट होती थी जिससे वो हर चीज को देखता था। इट मीन्स के ऑन दैट टाइम ही वॉज फ्री, ही डजंट हैव एनी टेंशन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, ही डजंट हैव इनफ, उसे कोई मसला नहीं था अबाउट द ब्रेड एंड बटर ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के राशन को, खाने को पूरा करने का। ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज एंड पेन्स, वो हर मिजरी और पेन से फ्री था। ये चीजें क्या थी, उसके लिए एक डिवाइन लाइट थी। ही हैज इनफ अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कहते हैं कि मेरे पास जो ब्यूटी ऑफ नेचर थी वो एंजॉय करने के लिए बेहतरीन और बहुत ज्यादा टाइम था। आगे कहते हैं ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ द ड्रीम, द ग्लोरी, ग्लोरी अजमत है, एंड द फ्रेशनेस और ताजा है, ऑफ ए ड्रीम एक ख्वाब की सूरत में। ये क्या कहते हैं, ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, द मेमोरीज ही हैज स्पेंट इन हिज चाइल्डहुड आर स्टिल फ्रेश इन हिज माइंड। वो कहते हैं मेरे ख्वाब की सूरत में अभी भी वो सारी बातें मुझे याद हैं। क्या कर रहे हैं वो, रिकॉल कर रहे हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को, कि तब क्या था, मेरे पास इनफ अपॉर्चुनिटी थी ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करने के लिए, और हर चीज मुझे एक नूरी रोशनी में लपेटी हुई मिलती थी।
ये सेलेशियल लाइट किसे कह सकता है, ये मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारी टेंशन फ्री लाइफ को, कि जब आपको कोई मटेरियल वर्ल्ड की टेंशन नहीं थी, कोई मसाइल नहीं थे, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो क्या था, हर चीज को जो था ही कैन एंजॉय एवरीथिंग फ्रॉम इट्स रियल स्पिरिट। तो आगे क्या कहता है कि अब वो सारी चीजें एक ख्वाब की तरह मेरे माइंड में अभी भी ताजा हैं, बट इट इज नॉट नो एज इट हैज बीन ऑफ योर्स। कहते हैं इट इज नॉट नो, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब बात क्यों नहीं रही, बिकॉज नो द पोइट हैज टर्न इनटू अडल्ट लाइफ, और पोइट हैड एंटर्ड इनटू अडल्ट लाइफ। अब अडल्ट लाइफ में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, so he is unable to enjoy the beauty of nature anymore। क्यों, क्योंकि अब उसे अपनी जिंदगी के दूसरे इश्यूज से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अब ब्यूटी ऑफ नेचर को भी इंजॉय नहीं कर सकता। इट इज नॉट नाउ, अब ऐसा नहीं रहा, एज इट हैड बीन ऑफ योर्स, जैसा कि ये एक जमाने में हुआ करता था। कहता बात पहले जैसी नहीं रही, नो द टाइम हैज चेंज्ड, अब वो वक्त, नो आई एम अनएबल टू गेट बैक दैट वर्ल्ड दैट टाइम, अब मैं उस टाइम को वापस नहीं लेके आ सकता। आगे क्या कहता है, टर्न वेयरसोएवर आई मे बाय नाइट और डे। कहता है टर्न वेयर एवर आई मे, कहता अब मैं जिधर भी जाता हूँ, अब मैं जिस तरफ भी मुड़ता हूँ, बाय नाइट और डे, हुआ मैं रात को जाऊं या दिन को जाऊं, द थिंग विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर। द थिंग्स विच आई हैव सीन, वो चीजें जो मैं देख चुका हूं। कब दे आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, इट मीन्स एक्शन इज कंप्लीटेड। कहते द थिंग्स विच आई हैव सीन, वो चीजें जो मैं देख चुका हूं, आई नो कैन सी नो मोर, अब मैं वो चीजें और नहीं देख सकता। क्यों, बिकॉज अब पोएट को वो सिलेशियल लाइट, जो डिवाइन लाइट थी, जो बचपन में उसे मिली थी, जिसे वो हर चीज को इंजॉय कर सकता था, ही वॉज लीस्ट कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ लाइफ, अब वो चीजें नहीं रही, इनोसेंस पोएट की खत्म हो गई है, अब वो हेवनली लाइट उसके पास नहीं रही, अब उसका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो बदल गया है। तो इसमें आपने पहले स्टेंजा में, वो पहली लाइंस में किसकी बात कर रहे हैं, पहले स्टेंजा की, वो बात कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड लाइफ की, जहां पे वो ब्यूटी ऑफ नेचर को इन विद ऑल इट्स ट्रू स्पिरिट वो एंजॉय कर सकता था, हर चीज को उसे देखने का एक अंदाज था, और हर चीज उसके लिए फैसिनेटिंग थी। अब क्या है, कहते हैं अब नथिंग इज फैसिनेटिंग फॉर मी, अब मेरे लिए कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं है, अभी भी मैं वो सारी चीजें देखता हूं, लेकिन अब शायद मेरे देखने का अंदाज बदल गया है। सो ही इज बेसिकली ड्राइंग अ कंपैरिजन बिटवीन अडल्ट लाइफ एंड चाइल्डहुड लाइफ। अडल्ट लाइफ में क्या कर रहा था वो, अडल्ट लाइफ में ही इज अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ही इज अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन्स और द ब्यूटी और एस्थेटिक ब्यूटी और एनी अदर थिंग, इसे अडल्ट लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकता, बट ही वाज एंजॉयिंग ऑल दीज थिंग्स इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रहा था। ओके ओके, यहाँ देखते हैं, कहते हैं द रेनबो कम्स एंड गोज, रेनबो आती भी है और जाती भी है, एंड लवली इज द रोज, गुलाब अभी भी प्यारा है। पहले वो कह रहा था कि जो पास्ट में, बचपन में मेरा चीजों को देखने का अंदाज था थ्रू अ सेलेशियल लाइट, एक डिवाइन लाइट के साथ, वो खत्म हो चुका है। यही कहते हैं ना कि वो, कि बचपन में हर चीज अच्छी लगती थी, मेरे देखने का एक अंदाज था, और अब मतलब जब पोइट हैज टर्न इनटू हिज अडल्ट एज, तो अब क्या है, चीजें अब तब्दील हो गई हैं। यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं, कहते हैं अगर जब ब्यूटी ऑफ नेचर स्टिल एग्जिस्ट देयर, अभी भी वहां पे खूबसूरती नेचर की है, लेकिन अब नो आई एम अनएबल टू एंजॉय दोज डिलाइट्स ऑफ नेचर, लेकिन अब मैं जब अडल्ट हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो मेरा जो देखने का अंदाज है शायद वो तब्दील हो चुका है। अब मुझे, ऑल्दो हर चीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आई एम अनएबल टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, अब मैं उनको एंजॉय नहीं कर पा रहा एज आई यूज टू एंजॉय इन द पास्ट। यहाँ देखें, कहता है रेनबो कम्स एंड गोज, रेनबो अभी भी आती है, अभी भी जाती है, लवली इज द रोज, गुलाब अभी भी प्यारा है, लवली प्यारा है गुलाब, द मून डॉथ विद डिलाइट,
द मून डॉथ, चांद चमकता है, विद डिलाइट, अपनी आबोताब के साथ, लुक अराउंड हर, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, व्हेन द हेवंस आर बेयर, जब आसमान साफ होते हैं। यहाँ पे आसमान के लिए हेवंस यूज किया है, बेयर का वैसे वर्ड मतलब नंगी होता है, लेकिन यहाँ पे साफ के लिए उसने यूज किया है। कहता है वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट, तारों भरी रात, वाटर्स पानी, आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, वो अभी भी खूबसूरत और प्यारा है। कहता है कि जब सितारों भरी रात में पानी जो था वो अभी भी खूबसूरत और प्यारा है। खूबसूरत कैसे? रात होती है, देर आर स्टार्स ऑन द स्काई, तो क्या होते हैं, वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स ऑन वाटर। इन दिस वे क्या है, दिस थिंग इज स्टिल फैसिनेटिंग फॉर द पोइट, अभी भी ये चीज पोइट के लिए फैसिनेटिंग है। द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, कहता है सुबह जब सनशाइन सूरज चमकता है, इज अ ग्लोरियस बर्थ, वो अभी भी मुझे नया जन्म देता है या नई जिंदगी देता है। मतलब क्या है देखें, कहता है रेनबो, गुलाब, चांद, सितारे, ये पानी, एवरीथिंग इज एग्जिस्ट स्टिल हेयर, अभी भी हर चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो, कहता मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जहां भी जाता हूँ, डेट देयर हैड पास्ड अवे अ ग्लोरी ऑफ द अर्थ, कि जमीन की जो अजमत है वो अब जा चुकी है। कहते हैं ऑल्दो द एवरीथिंग स्टिल एग्जिस्ट हेयर, इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करती है, बट द ग्लोरी ऑफ द अर्थ हैज पास्ड, कहते हैं लेकिन वो ग्लोरी ऑफ द अर्थ जो मेरे बचपन में हुआ करती थी, बचपन में मेरा जो वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स होता था, देखने का चीजों को अंदाज होता था, इट हैड अल्टीमेटली भी वेनिश्ड नो, अब वो तबाह बर्बाद हो चुका है, वो अब नहीं रहा। कहते चीजें सारी यही हैं, लेकिन क्या है, पोएट हिमसेल्फ हैड टर्न इनटू द एडल्ट एज, अब एडल्ट हो चुका है। नो ही हैज अ मटीरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, अब उसका चीजों को देखने का अंदाज मटीरियलिस्टिक है। सो इज अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, अब वो ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहा एज ही यूज टू डू इन द पास्ट, जैसे कि वो बचपन में किया करता था। ये पोएट इस आपने स्टेंजा में क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकंड में, ही इज बेसिकली मोर्निंग, वो मातम कर रहा है, मौन कर रहा है, क्यों? बिकॉज ही हैड गॉट एंटर्ड इन द अडल्ट एज, अब वो अडल्ट एज में इंटर हो चुका है, इसलिए वो मौन कर रहा है, मातम कर रहा है। एंड ही विशेस टू गो बैक टू द पास्ट, वो अपने माजी में वापस लौट आना चाहता है, बिकॉज ही एंजॉयड द डिलाइट ऑफ नेचर इन द पास्ट, क्योंकि वो पास्ट में नेचर की जो डिलाइट्स थी उनको एंजॉय करता था। नो poet gets deprived of each and every beauty of nature और every aspect of nature, अब वो हर aspect of nature से deprive हो गया है, महरूम हो चुका है। ओके क्या कहते हैं, नो वाइल द बर्ड्स था सिंग अ जॉयस सॉन्ग, कहते हैं परिंदे अभी भी खुशी के गीत गा रहे हैं। एंड वाइल द यंग लैम्स बाउंड, और जो यंग लैम्स हैं, छोटे जो दुम्बे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। एज टू द टेबल साउंड, एज टू द टेबल साउंड, जैसे कि किसी ड्रम के बजने की आवाज हो। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, पोएट कहता है कि सिर्फ मैं परेशान हूं, आई एम द ओनली मैन हु इज वरीड, बाकी जो मेमने हैं, भेड़ के बच्चे हैं, वो भी उछल कूद कर रहे हैं, और जो परिंदे हैं वो भी गाने गा रहे हैं। टू मी अलोन देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, सिर्फ मैं ही हूं, टू केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, जो कि गमगीन है, जिसके दिमाग में अफसुर्दगी का ख्याल आया है। अ टाइमली अटरेंस गिव द थॉट ऑफ रिलीफ, कहता है कि वक्त हर गम को भर देगा। टाइमली अटरेंस, वक्त का जो झटका है, वक्त का जो गुजरना है, वो क्या करेगा, इट विल हील ऑल ऑफ माई वॉन्ट्स, ये मेरे सारे गमों को भर देगा। एंड आई अगेन एम स्ट्रांग, और मैं दोबारा मजबूत हो जाऊंगा। पहले वो डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है, ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन्स ही इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज he couldn't enjoy the beauty of nature, and in the very next line he is optimistic, वो पुर उम्मीद है, किस लिए कि वो क्या करेगा, वो सारे गमों पे काबू पा लेगा। the cataracts blow their trumps from the steep,
कहते हैं कैटरेक्ट्स, क्या कैटरेक्ट्स किसे कहते हैं? आबशारों को। ब्लो देयर ट्रम्प्स, जब वो नीचे गिरती हैं, फ्रॉम द स्टीप, बुलंदी से। कहते हैं जब आबशारें बुलंदी से नीचे की तरफ गिरती हैं। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइन द सीजन रॉन्ग, तो कहता है फिर मेरा कोई गम बाकी नहीं रहता। अब पोइट क्या करता है? पोइट कहता है कि जब मैं ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता हूँ, जब मैं आबशारों को देखता हूँ, वो ऊपर से नीचे गिर रही होती हैं, तो क्या होता है? ऑल ऑफ माई पेन्स गेट वेनिश्ड, मेरे तमाम जो दर्द हैं वो खत्म हो जाते हैं। आई हियर द इकोज, मैं आवाजें सुनता हूँ। थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग, पहाड़ों की ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, माउंटेन थ्रॉन्ग्स, पहाड़ों के हजूमों से। पोइट क्या करता है? वो पहाड़ों के हजूमों से आवाजें सुनता है। कौन सी आवाजें सुनते हैं? आगे देखें। द विंड्स केम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, किसकी आवाजें सुनते? द विंड्स, हवाओं की, केम टू मी, जो उसकी तरफ आती हैं, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, उन खेतों के जहां पर लोग सो रहे होते हैं। एंड ऑल द अर्थ इज गे, लैंड एंड सी, कहते हैं सब खुश हैं, जमीन खुश है, लैंड जमीन, सी समुंदर, गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी, वो सारे खुद को खुशियां दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। विद द हार्ट ऑफ मई, मई के दरमियान में। डॉथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, तमाम जो दरिंदे हैं, बीस्ट हैं, वो क्या है? दे आर ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पे हैं। दो चाइल्ड ऑफ जॉय, अब किसे? नो ही इज एड्रेसिंग अ चाइल्ड। अब पोइट कहता है सब चरिंदे परिंदे, जमीन, पहाड़, ये मेमने के बच्चे, सारे ही खुश हैं। आई एम द ओनली मैन हु इज अपसेट इन दिस प्लेनेट, मैं इस प्लेनेट पे अकेला ही परेशान हूं। अब नेक्स्ट लाइन में देखें, ये एक बच्चे को ड्रेस कर रहा है। दो चाइल्ड ऑफ जॉय, ए खुशियों के बच्चे। क्या करता है? बच्चे को कहता है चाइल्ड ऑफ जॉय। क्यों कहता है? बिकॉज ही बिलीव्स दैट पर्टिकुलर बॉय इज एंजॉयिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम दैट पोएट हैड एंजॉयड इन द पास्ट, कि उस बच्चे ने अपना जो बच्चा वो टाइम गुजार रहा है जो कि पोएट अपने बचपन में गुजार रहा था, उसे बुलाता है। कहता है दो चाइल्ड ऑफ जॉय, ए खुशियों के बच्चे, शाउट राउंड मी, मेरे इर्द गिर्द चलाओ, लेट मी हियर द शाउट्स, मुझे तुम्हारी चीखें सुननी हैं। दो हैप्पी शेफर्ड बॉय, ए खुश चरवाहे लड़के। अब लड़का बकरियां चुराता है, शेफर्ड कहाँ चुराते हैं? पहाड़ों में चुराते हैं। वो उसे कहता है कि ए खुशियों के बच्चे, तुम अभी उस ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर पा रहे हो, तुम्हारी अभी वो सेलेशियल लाइट जो है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम अभी चीजों को देख सकते हो, खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो। तुम मेरे पास आओ, चीखो चिल्लाओ, खुश हो, मुझे तुम्हारी चीखों की आवाज सुननी है। ये इसका क्या? ये इसकी इंडिविजुअल फीलिंग्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअलिटी है इसके अंदर। जैसे कि आपकी क्लास में किसी ने कहा था कि रोमांटिक लिटरेचर इज अबाउट एस्केपिज्म। अब he wants to get escaped from the his personal griefs, वो अपने पर्सनल ग्रीफ्स से escapism चाहता है। इगोटिज्म है, इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल इमोशंस की बात कर रहा है। क्या escapism इन अ सेंस कि वो अपने गम से छुटकारा हासिल करना चाहता है। he wants to get rid of his grief, और उससे छुटकारा हासिल करने के लिए वो एक बच्चे को बुलाता है और उसे कहता है तुम मेरे पास चीखो चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीखों की आवाज सुननी है। आगे क्या कहते हैं? कहता है यू ब्लेस्ड क्रिएचर्स, आई हैव हर्ड द कॉल। नो ही इज अगेन एड्रेसिंग द चिल्ड्रंस। वो क्या कहता है? ही कॉल्स देम blessed creature, that you are the blessed creature of God, you are a lucky people. And why you are lucky? Because you are enjoying the celestial light which I am deprived of. आप उस रूहानी डिवाइन लाइट को एंजॉय कर सकते हैं जिससे मैं महरूम हो चुका हूं। कहता है यू ब्लेस्ड क्रिएचर, आई हैव हर्ड द कॉल, तुम नवाजी गई खुशकिस्मत मखलूक, मैं वो आवाजें सुन सकता हूँ। आई हैव हर्ड, मैं सुन सकता हूँ। द कॉल, वो बुलावे। यू टू ईच अदर मेक, कहता मैं वो आवाजें सुन सकता हूँ, उन बुलाना
उस बुलाने को सुन सकता हूँ। येट टू ईच अदर मेक, जो तुम एक दूसरे के साथ करते हो। कहते हैं जब तुम एक दूसरे को बुलाते हो तो मैं उसे सुन सकता हूँ। बच्चों का ड्रेस कर रहा है। आई सी, मैं देखता हूँ। द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबिली। आई सी, मैं देखता हूँ। हेवंस लाफ, आसमान हंसता है। विद यू, तुम्हारे साथ। इन योर जुबिली, तुम्हारी खुशियों में। कहते हैं आसमान तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशियों में हंसता है, खुश होता है। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल। अब पोइट उनको क्या कहते हैं, उनकी खुशियों को एक फेस्टिवल का नाम देता है, एक त्योहार का नाम देता है। वो कहता है कि द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन योर चाइल्डहुड इज नो मोर लेस देन अ फेस्टिवल। ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। आगे क्या कहते हैं, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल। मेरा दिल अभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। माई हेड हैथ इट्स क्रोनल। मेरे सर पर भी फूलों का ताज है। आगे क्या कहते हैं, द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारी खुशियों की भरी हुई, या तुम्हारी खुशियों के ये फुलनेस भरा हुआ, ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारी खुशियों का। कहते तुम्हारी खुशियों से भरा हुआ। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई फील इट ऑल, मैं सब महसूस करता हूँ। कहते हैं कि जब तुम खुश होते हो तो मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्टेड फीलिंग इट, मैं इसे महसूस करने लगता हूँ। अब पोइट जब उन बच्चों को देखता है, दे आर इंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, तो वो क्या करता है, ये उसको उसके पास्ट की याद दिलाता है। और वो क्या करता है कि जब ये बच्चे खुश होते हैं तो क्या मुझे लगता है कि मैं खुश हो रहा हूं। ओह इवल डे, ए बुरे दिन। इफ आई वर सुलन, ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं रंजीदा हूं। अब कहते हैं सभी तो खुश हो रहे हैं तो गमगीन कौन है, सिर्फ मैं। वाइल अर्थ हरसेल्फ इज अडोर्निंग, जब जमीन खुद को सजा रही है। अडोर्निंग, सजा रही है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, इस मीठी मई की सुबह पे। अब मई बाहर का मौसम है, फूल खिल रहे हैं। और क्या है, बच्चे एंड द चिल्ड्रंस आर किलिंग, और बच्चे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं। ऑन एवरी साइड, हर तरफ। इन 1,000 वैलीज फार एंड वाइड, दूर दराज की 1000 वादियों में। फ्रेश फ्लावर्स, ताजा फूल। वाइल द सन शाइन्स वार्म, और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। क्या कह रहा है, कहता है कि ए बुरे दिन, सिर्फ मैं ही दुखी हूं, मैं ही रंजीदा हूं। जमीन खुद को सजा रही है, बाहर के मौसम में बच्चे खेल रहे हैं, हर साइड पर दूर दराज वादियों में जहां भी मेरी नजर पड़ती है। फ्रेश फ्लावर्स व्हाइल द सन शाइन्स वार्म, ताजा फूल खिल रहे हैं और सूरज चमक रहा है। एंड द बेबी लीप्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और बच्चा अपनी माँ के आर्म में, माँ की गोद में खेल रहा है। आई हेयर विद जॉय, आई हेयर, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खुशियों के साथ सुन रहा हूं। बट देयर इज अ ट्री ऑफ मैनी, के बट देयर इज अ ट्री, एक दरख्त ऐसा है, ऑफ मैनी, बहुत सो में। वन, एक ऐसा है, अ सिंगल फील्ड, एक खेत, विच आई हैव लुक्ड अपॉन, जिसकी तरफ मैं देख रहा हूं। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, बोथ ऑफ देम हैव स्पीक ऑफ समथिंग, दोनों दरख्त हैव स्पीक ऑफ समथिंग, कुछ बोल रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज गॉन, जो के जा चुका है। द पेंसी एट माई फीट, द पेंसी एट माई फीट, डॉथ द सेम टेल रिपीट। क्या कहता है, कहता है मेरे पांव पे जो पेंसी फूल का नाम है, इट इज द नेम ऑफ द फ्लावर। डॉथ द सेम टेल रिपीट, वो भी वही कहानी सुना रहा है जो के दरख्त सुना रहे थे। कहते बच्चे भी खुश हैं, पहाड़ भी खुश है, जमीन भी खुश है, खिली हुई है, सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं, पूरी आसमान खुश हो रहा है, हंस रहा है। रंजीदा कौन है, हु इज सैड, हियर इज ओनली मी हु इज सैड, कहता सिर्फ मैं ही गमगीन हूं। और क्या, दो दरख्त बात कर रहे हैं और दो फूल बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। वेदर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, वेदर इज फ्लैट, कहां गुम हो गई, द विजनरी ग्लीम,
वो रोशनी, वो नूर, कहते हैं वो रोशनी, वो जो स्लेशियल लाइट थी बचपन में, जिसे मैं एंजॉय किया करता था, जिसकी वजह से मैं फितरत की खूबसूरती को, ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करता था, वेयर इट हैज लॉस्ट, वो कहाँ गुम हो गई है, वेयर इज इट नो, वो कहाँ है, द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो अजमत और वो ख्वाब। क्या कर रहे हैं, ही इज बेसिकली मोर्निंग ऑन द डिपार्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के बिछड़ने का वो मातम कर रहा है, उसके ऊपर वो रोना कर रहा है। कहते हैं कि सभी खुश हैं और मैं सैड हूं। आपको इन 3 स्टैंजाज में क्या चीज सिमिलर मिली? क्या अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ द पोएट इज ड्राइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज अर्ली एज, हिज टीन एज एंड द एज ऑफ एडोलेसेंस, और उसकी जवानी और बचपन की एज में पोएट कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये सारी बातें बताएंगे जो मैंने आपको बताई हैं। ओके ओके, first in our first 3 stanzas or 4 stanzas we came to know that poet is quite worried that he has lost the celestial light that he had in the past or in his childhood. वो परेशान था कि उसने वो डिवाइन लाइट खो दी है। he has lost the sense of enjoying the beauty of nature, ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करने की जो सेंस थी, ही हैज लॉस्ट द सेंस, उसने वो सेंस को खो दिया है। फिर बताता है कि ही इज इन स्टेट ऑफ ग्रीफ, वो अब स्टेट ऑफ ग्रीफ में है। क्यों? बिकॉज नो ही इज इन हिज एडल्ट एज, अब वो अपनी एडल्ट एज में है, एंड ही कैन नॉट एंजॉय द थिंग्स दैट ही इज एंजॉइंग इन हिज चाइल्डहुड, अब उन चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता जिनको वो अपने चाइल्डहुड में करता है। अब वो इस स्टैंजा में रीजन बताता है कि व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है, रीजन बताता है। रीजन देखें, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, और बर्थ हमारी पैदाइश है, अ स्लीप एक नींद, एंड अ फॉरगेटिंग और एक भूल। कहते हैं हमारी पैदाइश क्या है, एक नींद में होती है, एंड फॉरगेटिंग, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। द सोल डेट राइजेस, वो रूह जो आती है या परवान चढ़ती है, विद अस, हमारे साथ, आवर लाइफ स्टार, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन के। कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, और वो रूह जो हमारे साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन के आती है, हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, क्या कहते हैं, हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, कि उसकी जो सेटिंग है, उसकी जो प्लेस है, वो कहीं और है। कहते हैं रूह कहीं और से आई है। रूह क्या है? रूह इज, योर सोल इज बेसिकली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन, वो जन्नत से आई है, उसकी सेटिंग, उसका घर कहीं और है, एंड कम्ड फ्रॉम अफार, और वो कहीं दूर से आई है। नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, कहते हैं इंसान तो सब कुछ भूल चुका होता है, लेकिन उसकी रूह जो कहीं और से आती है, जन्नत से आती है या कहीं और से आती है, नॉट इन इंटायर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वो सब कुछ नहीं भूली होती, नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, मुकम्मल नहीं भूली होती, एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और उसे सब याद भी नहीं होता। कहते हैं वो रूह बड़ी दूर से आती है, इसलिए ना उसे सब कुछ भूला होता है और ना उसे सब कुछ याद होता है। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, क्लाउड्स धुंधली होती है, ट्रेलिंग क्लाउड्स धुंधली होती है, डू वी कम, जब हम आते हैं। कहते हैं कि उसकी मेमोरी जो है वो लाइक अ क्लाउड ऑफ ग्लोरी, उसकी वो सारी ग्लोरीज डेट योर सोल हैज स्पेंट इन द हेवन, उसकी वो सारी जो पास्ट मेमोरीज हैं उसकी रूह के अंदर, वो कुछ कुछ बादलों की तरह धुंधली सी उसके जहन के अंदर होती हैं। फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, जब वो खुदा की तरफ से आती है, जहां हमारा घर है। पोइट कह रहा है कि जब हमारी रूह जो है वो आसमान से आती है तो वो सब कुछ ना उसे भूला होता है, ना उसे सब कुछ याद होता है। उसके दिमाग में उसके पास धुंधली सी यादें होती हैं अपने घर की, जहां से वो आती है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, जब हम अपने बचपन में होते हैं तो हेवन या जन्नत हमारे साथ होती है। वेन एवर वी आर इन आर इन्फेंसी, हम अपने बचपन में हैं तो हमारे पास जन्नत की कुछ मेमोरीज होती हैं जहां से हमारी रूह ट्रेवल करके आई है। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगन टू क्लोज, क्या कहते हैं, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगन टू
क्लोज। अब इंसान को जो है जिंदगी है, प्रिजन हाउस है, उसका जो घर है वो क्या करता है, इट वर्क्स लाइक अ प्रिजन, वो एक कैद खाने की तरह उसे जकड़ लेता है। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, जब बच्चा परवान चढ़ता है, कहते हैं व्हेन द बॉय वाज इन हिज चाइल्डहुड, तो क्या होता है, ही हैज सम मेमोरीज दैट हिज सोल हैज गॉट फ्रॉम द हेवन, उसके पास कुछ यादें होती हैं जो उसकी रूह को जन्नत से मिलती हैं। बट शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगन टू क्लोज, ये मेमोरीज जो हैं वो क्या, जब जिंदगी की जो जेल है वो उसे घेरने लगती है। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, जब बच्चा परवान चढ़ता है, बट ही बिहोल्ड्स द लाइट्स एंड व्हेन इट फ्लोज, क्या उसे कभी कभी वो रोशनी नजर आती है, क्या ही बिहोल्ड्स द लाइट्स, वो रोशनी को, वो सेलेशियल लाइट जो है उसे अपने साथ थामे रखता है। व्हेन इट फ्लोज, जब वो बहती है, कहते हैं उसके साथ वो रोशनी की जो याद है उसे वो अपने साथ थामे रखता है। ही सीज इट इन हिज जॉय, वो अपनी खुशियों में रोशनी तलाश करता है। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल स्टिल इन नेचर्स प्रीस्ट, कहते हैं वो यूथ, वो जवान लोग जो नेचर से दूर हैं, फितरत से दूर हैं, दे आर सपोज टू ट्रेवल द नेचर्स प्रीस्ट, उन्हें नेचर की तरफ वापस लौट के आना चाहिए, उन्हें नेचर की तरफ सफर करना चाहिए। एंड बाय द वीएन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, कहते फिर उनका जो देखने का अंदाज है, विजन है, वो फैल जाता है। इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और वो हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। कहते हैं कि इंसान जब ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ वापस आता है तो उसकी जो सेलेशियल लाइट गुम हो चुकी होती है उसके चाइल्डहुड के साथ, वो उसे वापस हासिल कर लेता है। एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे, कहते हैं जब इंसान उसको तलाश करता है, इट डाइज अवे, वो खत्म हो चुकी होती है। क्या कहते हैं, बात इसकी नोट करें पूरे स्टैंजा में। वो कहता है कि पहले वो बताता है कि रोशनी बचपन में थी, अब नहीं है। फिर वो बताता है क्यों नहीं है, क्योंकि बचपन में उसके साथ थी। फिर वो बड़ा हुआ, मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो रोशनी खत्म होती गई, वो भूलता गया उसको, लाइफ में एंटर होता गया, वर्ल्डली गेन्स में वो अपने आप को उसने गर्क कर लिया और ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। उसके बाद क्या कहता है कि जब इंसान नेचर की तरफ वापस आता है तो उसे उस रोशनी की याद आती है, जैसे वर्ड्सवर्थ नेचर की तरफ वापस आया तो उसे याद आया। एट लेंथ द मैन परसीव्स, और इंसान समझता है, इट डाई अवे, ये रोशनी खत्म हो चुकी है। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, एंड फेड, और गुम हो चुकी है, इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, आम दिन की रोशनी में। कहता अब वो रोशनी आम दिन की रोशनी में खत्म हो चुकी है। ओके, स्टैंजा 6 देखें। कहता है अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेयर्स ऑफ हर ओन, अर्थ फिल्स, जमीन भर देती है, हर लैप, अपनी गोद को, विद प्लेयर्स, खुशियों के साथ, ऑफ हर ओन, अपनी खुद की। अब पोइट ये बता रहा है कि वेन एवर अ मैन कम्स फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, तो क्या होता है, वो इंसान जो होता है, ही इज गेस्ट ऑफ द अर्थ, वो जमीन पे मेहमान होता है। हमारी जो सोल है वो क्या है, रूह पे इस जमीन पे एक मेहमान बन के आती है। एंड अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेजर्स, और जमीन पे अर्थ जो है, ये जो जमीन है, ये हमें हर खुशियां देने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट होती है। वेन एवर गेस्ट कम्स इन आवर होम, व्हाट वी यूज टू डू इज टू ट्राई टू गिव देम एवरी फैसिलिटी दैट वी कैन, हम उसे हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं गेस्ट को जो कि हम दे सकते हैं। सेम इज द एटीट्यूड ऑफ अर्थ विद ह्यूमन बीइंग, अर्थ भी इंसान को हर खुशी देने की कोशिश करती है जो कि वो दे सकती है। यर्निंग शी हैथ इन आवर ओन नेचुरल काइंड एंड इवन विद समथिंग ऑफ ए मदर्स मैन, मदर्स माइंड, क्या वो एक माँ के जहन की तरह क्या करती है, आपको हर नेचुरल काइंड की जो भी उसके पास फैसिलिटीज होती हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन, स्ट्रीम्स, कैटरेक्ट्स, जो भी है वो आपको वो सारी फैसिलिटीज देती है। एंड
नो अनवर्दी एम, और उसका कोई मकसद नहीं होता। अनवर्दी एम, उसका कोई गलत पर्पस नहीं होता। अर्थ को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, बल्कि वो क्या करती है, एक माँ के जहन की तरह कि ये मेरा बेटा है, ही कम्स एज अ गेस्ट फॉर गेस्ट हेयर, ये एक इंसान एक मेहमान की तरह यहाँ आया है। सो इट इज माई मोरल ड्यूटी टू सर्व हिम एज मच एज पॉसिबल, ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा सर्व करूं। द होमली नर्स डॉट ऑल शी कैन, कहता है एक नर्स की तरह, घर में एक नर्स की तरह वो हमारा ख्याल रखती है। ये क्या कह रहा है, ये अर्थ को नर्स, मेटाफोरिकली नर्स बुला रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें फैसिलिटेट करती है। टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन, कहते हैं अपने छोटे बच्चे को एक इंसान बनाने के लिए। अब इंसान जमीन पे आ गया है, जमीन पे आया तो अर्थ ने इसे फैसिलिटेट किया, उसे हर सहूलत दी जो उसे चाहिए थी। और क्या है, फॉरगेट द ग्लोरीज टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन, और इंसान क्या, जो पहले बच्चा था एक, वो क्या हुआ, वो एक मर्द बन गया, बड़ा हो गया। चिल्ड्रन था, पहले वहां से आया था, हेवन से आया था, कुछ मेमोरीज उसके माइंड में थी। फिर अर्थ ने उसे फैसिलिटेट किया, उसे अपने लैब में लिया, उसे वर्ल्डली जो गेन्स थी, वर्ल्डली डिजायर्स थी, वर्ल्डली उसे जो अट्रैक्शंस थी, उसके लिए अर्थ ने उसे वो सारी प्रोवाइड की, और एज अ रिजल्ट वो भूल गया अपना पास्ट। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन, और वो सारी ग्लोरीज भूल गया, शान शौकत भूल गया जहां से वो आया था, बैकग्राउंड भूल गया अपना। एंड दैट इंपीरियल पैलेस वेंस ही कम, और क्या, एंड दैट इंपीरियल पैलेस, और वो महल वेंस ही केम, जहां से वो आया था। अब अर्थ में आके अर्थ की जो फैसिलिटीज थी, अर्थ की जो अट्रैक्शंस थी, उनको देख के इंसान ने क्या किया, मैन हैज अल्टीमेटली लॉस्ट द पैलेस फ्रॉम वेयर ही केम, वो उस महल को भूल गया, उस जन्नत को भूल गया, उस सेलेशियल लाइट को भूल गया जहां से वो आया था। ये क्या बता रहा है, पहले वो बता रहा था कि क्यों मैं सैड हूं, मेरे साथ ये हुआ, जवानी में बचपन में मुझे सेलेशियल लाइट थी, मैं चीजों को एंजॉय करता था, अब नहीं एंजॉय कर पा रहा। यहाँ पे वो बता रहा है कि वो एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा, ये प्रोसेस क्या था। ओके, ये पोएम बहुत लंबी है, तो मैं इसे यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके।